राजनीति भी कई बार किसी कुंभ के मेले की तरह बन जाती है, जिसमें नेता मिलते भी रहते हैं और बिछुड़ते भी रहते हैं। राजनीति के कुंभ में ऐसे ही दो बिछड़े हुए नेताओं का आज से ठीक 1095 दिन पहले मिलन हुआ था और आज एक बार फिर वो बिछड़ गए। वैसे तो रक्षाबंधन का त्योहार कुछ दिनों के बाद आएगा, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति का रक्षाबंधन भाई बहन वाले रक्षाबंधन से पहले ही टूट गया। ये बंधन बना तो इसलिए था ताकि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी से एक दूसरे की रक्षा कर सके, लेकिन लालू यादव और नीतीश कुमार का भरत मिलाप अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया। जब लालू यादव और नीतीश कुमार मिले थे तब उनके सुर एक जैसे थे। मिले सुर मेरा तुम्हारा की तर्ज पर ये दोनों नेता नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिहार में राजनीतिक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और ये भी कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन होता है। आज हम सबसे पहले बिहार की इसी बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ने बिना शर्त नीतीश कुमार का समर्थन करने की घोषणा की है। यानी नीतीश कुमार अब चाहें तो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी इस बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी समर्थन देकर। कहा जाता है कि बुनियाद अगर अच्छी हो तो इमारत लंबे समय तक मजबूत बनी रहती है, लेकिन अगर बुनियाद में ही कमी हो तो इमारत का गिरना तय है। नीतीश कुमार और लालू यादव की इसी राजनीतिक बुनियाद में भी भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ था, जिसकी वजह से सिर्फ 20 महीने तक सरकार चलाने के बाद ये गठबंधन वाली राजनीतिक इमारत बिखर गई। नीतीश कुमार के इस्तीफे से सिर्फ बिहार की राजनीति प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि उनके इस फैसले का असर देश की राजनीतिक तस्वीर पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसका भी आज हम विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार का यह इस्तीफा कितना मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा क्यों दिया। लालू यादव और उनके पूरे परिवार पर पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। सीबीआई ने 5 जुलाई को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 7 जुलाई को सुबह सीबीआई ने लालू यादव से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे मारे थे। आरोपों के मुताबिक 2006 में जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब रांची और पुरी में होटल्स के टेंडर जारी करने में गड़बड़ी की गई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग उठने लगी, क्योंकि वो बिहार सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग मई से ही लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के आरोपों की जांच कर रहा था। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति के ठिकानों पर भी छापे मारे गए थे और उनकी भी जांच चल रही थी। इन आरोपों के बाद से ही लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन तेजस्वी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बाद आज दिन में लालू यादव का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया। पटना में लालू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कुछ ऐसी बातें कही जो नीतीश कुमार को चुभ गई। सबसे पहले आपको लालू यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो नीतीश कुमार को बुरा लग गया। हम गठबंधन बनाए हैं, महागठबंधन बनाए हैं, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम क्यों ढा देंगे भाई नीतीश कुमार को? अगर वो बोझ नहीं लेना चाहता है तो वो तो जानेगा नीतीश कुमार, हम क्यों ढा देंगे? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मैंने बनाया, ऐसा कहना था लालू यादव का। इसके बाद नीतीश कुमार ने आज बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि उनके लिए इस माहौल में सरकार चलाना संभव नहीं था। नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। नीतीश कुमार का यह पूरा बयान आज आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके इस बयान में भविष्य की राजनीति के भी कई संकेत आपको मिलेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद लालू यादव ने भी उन पर आरोपों की बौछार लगाई। अब हम आपको इन दोनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं, आरोप सुनवाते हैं और उसके बाद दूसरे नेता ने जो आरोप लगाए वो भी सुनवाते हैं। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से
हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी फंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, और यह बात मैंने कही। लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। वकीलों ने राय दिया है कि आप लोगों को प्रेस में नहीं बोलना है। इस सब चीज़ों का सफाई हम लोग पहले दे चुके हैं। ये बेनामी तो ये तो वो सब वो तो समय पर। और हमने ये जरूर कहा कि बिहार के जो जदयू के प्रवक्ता हैं, बिहार जदयू सीबीआई नहीं है, ये पुलिस नहीं है। आपके यहाँ कोई अपराध नहीं किया है तरुण। जो भी कहना होगा वो पब्लिक डोमेन में तो कहेंगे ही बाद में। हम रैली में जो भी कहना होगा, जो अथॉरिटी है, जो एजेंसी है, कोई सवाल पूछेगा, जानना चाहेगा तो वहाँ कहेंगे। आप पुलिस थाना नहीं है कि सफाई दीजिए। सफाई दी हमने कायदे से बता दिया था। इनके सब प्रवक्ता भी लगातार वही बोलते रहते। आज भी नीतीश जी ने बोला है इस्तीफा के बाद। तो समूचा सेट था ये मामला। और विधानमंडल ने कहा कि भाई हम अपना नेता, हमारा कोई कसूर नहीं किया, हम क्यों इस्तीफा दिलाएंगे। और खुद वे बोले कि हमने इस्तीफा मांगा भी नहीं था, तो हम लोग क्या गलती कहा। बिहार में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे सबको एक रास्ता मिले। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लग रहा था कि एक बिला वजह का यह बात कि संवादहीनता है, मिल लेंगे, समस्या का हल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी लालू जी के साथ, आरजेडी के साथ कोई संवादहीनता नहीं थी। हमने अपनी बात कह दी थी, अब उस पर उनको गौर करना था। अब वहाँ की अपेक्षा होती है कि साहब हम संकट में तो मेरी रक्षा करो। यह कोई संकट नहीं है, यह अपने आप लाया गया संकट है। इसको संकट नहीं कहते। आखिरकार आरोप लगा है तो उसका उत्तर देना चाहिए प्रॉपर, वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर उसको स्पष्ट कर देते तो हम लोगों को भी एक आधार मिलता। लेकिन हमने इतने दिनों तक इंतजार किया और ऐसा लग गया कि भाई वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कहना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब जवाब तो नहीं दे सकता। और जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा हूँ उस सरकार के अंदर के व्यक्ति के बारे में कुछ बातें कही जाती है, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। वैसी स्थिति में इस प्रकार की सरकार को चलाने का कोई मेरे सामने कोई आधार नहीं। नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि जाली और फ्रिंजी ग्राउंड पर महत्वपूर्ण बात को देखो कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं तेजस्वी से। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई। हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। तेजस्वी पर तो कहीं कुछ बात का अता पता भी नहीं है। ये केस का है ये पूरा। कोई भी आदमी वो केस जो है पंडारक थाना कांड संख्या 131
199 दिनांक 16/11/91। हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है, और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की, और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की, और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुख रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। जो डिक्लेरेशन दिए हैं उसमें भी इन्होंने स्वीकार किया, फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बैठे थे? कौन सा जीरो टॉलरेंस, कौन सी ईमानदारी भाई? ईमानदारी भ्रष्टाचार से बड़ा है अत्याचार। भ्रष्टाचार का तथाकथित आरोप से बड़ा है अत्याचार, और एक नागरिक एक वोटर की हत्या। अव्वल मुद्दाले नीतीश कुमार हैं। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि स्थिति बहुत दिलचस्प हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है, ना कोई पक्का दुश्मन होता है। मौजूदा स्थिति में बिहार विधानसभा में इस समय 243 सीटें हैं, जिनमें जेडीयू के पास 71 सीटें हैं, आरजेडी के पास 80 सीटें हैं, बीजेपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 27 सीटें हैं। फिलहाल बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 178 विधायक हैं, लेकिन अब ये गठबंधन टूट चुका है। अब इसके बाद क्या होगा? बीजेपी अब नीतीश कुमार को बचाने के लिए सामने आ गई है। बहुमत के लिए 122 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ समर्थन देती है, जो कि बीजेपी ने तय कर लिया है, तो सरकार बन जाएगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जेडीयू के 71, बीजेपी के 53 और उसकी सहयोगी पार्टियों के 4 विधायकों को मिला दिया जाए तो कुल सीटें होती हैं 128, जो बहुमत से 6 सीटें ज्यादा हैं। और इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत ही एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। इससे पहले उन्होंने अपना अंक गणित बिल्कुल ठीक ठाक बैठा लिया था। बीजेपी से बातचीत हो गई थी, और जब बीजेपी ने यह आश्वासन दे दिया कि वो उन्हें बाहर से समर्थन देगी, तो नीतीश कुमार ने जाकर आज शाम को इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार की सरकार बच जाएगी, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी अब आरजेडी की जगह उनकी नई पार्टनर होगी। आज शाम को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार के इस्तीफे पर चर्चा की गई। बीजेपी का कहना था कि वो बिहार में मध्यावधि चुनाव नहीं चाहती। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी का कहना है कि वो नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार है। बीजेपी ने बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए, दोनों दलों के विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए के और जनता दलियों के, और नीतीश कुमार को हम नेता निर्वाचित करेंगे और बीजेपी भी सरकार में शामिल होगी। बीजेपी ने तय किया कि वो सरकार में शामिल होगी और नीतीश कुमार को समर्थन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की बैठक नीतीश कुमार के घर पर होने वाली है पटना में। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हम आपको पटना लेकर चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हैं, और हम आपको अपने न्यूज रूम भी लेकर चलेंगे, जहां रोहित सरदाना मौजूद हैं। पहले हम चलते हैं पटना ब्रजेश के पास और ब्रजेश से पूछते हैं, ब्रजेश, लेटेस्ट इस वक्त क्या है? क्योंकि वहां पर हर पल स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे अपने नए पार्टनर के साथ। बिल्कुल सुधीर जी, और इसके लिए बीजेपी ने जल्दीबाजी भी दिखाई है और समर्थन का जो पत्र है वो राज्यपाल के पास भेज दिया गया है और बिना शर्त समर्थन की बात कही गई है बीजेपी की तरफ से। और कुछ देर में अभी बैठक भी शुरू होगी नीतीश कुमार के आवास में, एक अन्य मार्ग में। और स्थितियां बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार
बदल रही हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने तेजी दिखाई है वो ऐसा लग रहा है सुधीर जी कि पहले से कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड था, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का ये कहता है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है और वो जो फैसला लेगा उस पर कार्रवाई होगी। और सिर्फ 2 घंटे में ही यहाँ से वो कमेटी ने फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार से को वो अपना नेता मानते हैं एनडीए का और उनको समर्थन देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले से स्क्रिप्टेड था। और जी न्यूज़ ने पहले भी ये बताया था कि नीतीश कुमार के पास तेजस्वी मामले को लेकर ऑप्शन काफ़ी कम थे और उस ऑप्शन में एक ऐसी चाल चलनी थी कि नीतीश कुमार बदनाम ना हो और लालू यादव का जो वोट बैंक है वो एकजुट ना हो। तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली नीतीश कुमार ने, उन्होंने इस्तीफा देना उचित समझा और केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का उससे लगातार बातचीत चल रही थी और इस बातचीत का जो नतीजा था इसी तरीके से आगे बढ़ना था, क्योंकि काफ़ी जल्दीबाजी में एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। सुधीर जी न्यूज रूम लेकर चलते हैं अपने दर्शकों को। रोहित सरदाना इस वक्त हमारे साथ हैं। रोहित, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो मैं कहूंगा पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन्हें सीखना चाहिए कि इतने ऊंचे स्तर पर पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और कैसे राजनीतिक रणनीतियां बनाई जाती हैं। और अब जब इस पूरी बात को 4-5 घंटे हो चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत शानदार तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखी गई। पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, उसके कुछ ही मिनटों के बाद प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं, फिर फटाफट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाती है बीजेपी की और फटाफट हर आधे घंटे में नए नए फैसले सामने आ रहे हैं। देखिए सुधीर, इसमें अब आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए राजनीति के विद्यार्थियों को, वो ये है कि ये मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का है या फिर ये मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि 2019 की जो लड़ाई है उसके लिए एक महागठबंधन की शेप देने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें बहुत समय से ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार ही उसका चेहरा हो सकते हैं। ममता बनर्जी चेहरा हो नहीं सकती, बीजेडी से कोई चेहरा हो नहीं सकता, लेफ्ट वालों की कोई ऐसी स्थिति रही नहीं कि उनको चेहरा स्वीकार किया जाए। लालू यादव के ऊपर टेंटेड हैं, वो भ्रष्ट होने का दाग है, वो चेहरा हो नहीं सकते। कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दलों की बैसाखी के सहारे खड़े होने वाली पार्टी की स्थिति है, उसकी तरफ से कोई चेहरा हो नहीं सकता। एक ले दे के नीतीश कुमार बचते थे, उन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने साध लिया। और हम नरेंद्र मोदी ने साध लिया इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के कुछ ही मिनट के भीतर, जैसा आपने खुद कहा, प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है और नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल से मिलकर बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं। उसके बाद इस तमाम गहमा गहमी के बीच भी जब वो राज्यपाल से मिलने वाले हैं दोबारा से अपने विधायकों के साथ और बीजेपी के विधायकों के साथ, वो प्रधानमंत्री को ट्वीट करके धन्यवाद भी कर देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया कर देते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक किसका था। यानी कि एक कांग्रेस ने जो एक सोचा था कि हम महागठबंधन की बैसाखी लेकर छोटी छोटी पार्टियों के सहारे 2019 में चुनौती दे लेंगे नरेंद्र मोदी को, उसको बहुत हद तक पंक्चर कर दिया गया। दूसरा, खुद कांग्रेस का स्टैंड बड़ा विकट हो जाएगा इस समय, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लालू यादव के साथ खड़ी है। नीतीश कुमार ने केवल एक लाइन में राहुल गांधी का नाम लिया, पर उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बचाने के पक्ष में थे, महागठबंधन को बचाने के पक्ष में थे। अब जब 2019 के चुनाव में ये पार्टियां जाएंगी तो इस बात को ठोक बजाकर बीजेपी और जेडीयू कहेंगे कि देखिए, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार के साथ नहीं आई थी, वो लालू यादव और उनके बेटे के साथ गई थी। यानी कि एक तीर से बहुत सारे निशाने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने साध लिए हैं एक साथ। 17 के बाद अब 18वें राज्य में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का जो वो नारा लगातार लगाते आए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बाय हुक और क्रुक, उसमें एक नाम वो लिस्ट में और जोड़ने में कामयाब हो गए। 2019 के लिए उन्होंने अपने आप को और मजबूत कर लिया। सुधीर जी रोहित, आपके पास हम दोबारा से आएंगे, लेकिन हाँ, इतना तय है कि चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार और लालू यादव को हरा नहीं पाई। चुनाव में जरूर बीजेपी हार गई थी, लेकिन बीजेपी दोबारा से बाउंस बैक करके आई है और अब उन्होंने एक नए तरीके से इस गठबंधन को तोड़ दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज हमारे पास कुछ अंदर की खबरें भी हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दरअसल लालू यादव और नीतीश कुमार के अलग होने की कहानी की शुरुआत अभी नहीं हुई थी, बल्कि पिछले वर्ष नवंबर से ही हो गई थी, जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था। अब आप याद करिए, जब नोटबंदी का फैसला आया था, आपको याद होगा नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। यानी नीतीश कुमार ने मोदी सरकार का समर्थन किया था, जबकि उन्हीं के गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने इस फैसले का विरोध किया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नोटबंदी का विरोध किया था। लालू यादव के कहने पर ममता बनर्जी पटना भी गई थी और उन्होंने वहां नीतीश कुमार के लिए विश्वासघाती शब्द का प्रयोग किया था। और यही बात
उस समय नीतीश कुमार को बहुत बुरी लगी थी, चुभ गई थी, लेकिन तब वो खून का घूंट पीकर रह गए। इसके अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ लालू यादव की पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी खूब कई बार बयानबाजी की है। इसके बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। कुछ दिनों पहले जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को अपना उम्मीदवार तय करना था, तो सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया था, लेकिन नीतीश कुमार सोनिया गांधी के इस डिनर में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद मॉरिशस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में एक डिनर दिया। नीतीश कुमार को भी इस डिनर में आने का न्योता दिया गया था और नीतीश कुमार सोनिया गांधी के डिनर में तो नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इस डिनर में शामिल हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का भी समर्थन किया था, जबकि लालू यादव की पार्टी ने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन किया था। यानी इस्तीफे की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी जा रही थी और ये दरार आप लोग हो सकता है ना समझ पाए हों, लेकिन ये दरार लगातार बढ़ती जा रही थी। और इसके बाद लालू यादव और उनके परिवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा मौका साबित हुए और वो पहले से ही इस महागठबंधन से तंग आ चुके थे और सही मौके पर पहुंचकर उन्होंने चोट कर दी। सूत्रों के मुताबिक आज जब नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक के बाद अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और कांग्रेस के एक महासचिव को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद कांग्रेस के इस नेता ने नीतीश कुमार से रुकने के लिए कहा और कहा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पहले बात कर लें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। लेकिन नीतीश कुमार ने फोन काट दिया, वो नहीं माने और उन्होंने बिना सोनिया गांधी या राहुल गांधी से बात किए इस्तीफा दे दिया। बिहार में महागठबंधन का टूटना कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी नाकामी है और कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है। कांग्रेस के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि वो इस महागठबंधन को टूटने से बचाती। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास ये मौका था कि वो अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देते और महागठबंधन को किसी भी कीमत पर टूटने से बचाते। नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ रखते, क्योंकि ये विपक्ष की एकता के लिए बहुत जरूरी था। नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए राजनीति के हिसाब से यह बहुत जरूरी था कि महागठबंधन एकजुट रहता और इसमें कांग्रेस के लिए अच्छा मौका था। अगर कांग्रेस चाहती थी कि उसे विपक्ष के नेतृत्व के तौर पर देखा जाए, लेकिन कांग्रेस के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, वो ऐसा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार कुछ दिन पहले राहुल गांधी से मिले भी थे, लेकिन राहुल गांधी नीतीश कुमार के मन की बात को पढ़ नहीं पाए। कुल मिलाकर इससे विपक्षी दलों का नेतृत्व करने का जो कांग्रेस का सपना है, उसे बहुत नुकसान पहुंचेगा। राजनीति में कुर्सी से ज्यादा छवि महत्वपूर्ण होती है और समझदार नेताओं को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। नीतीश कुमार राजनीति में लंबी रेस के नेता समझे जाते हैं और उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई है। आज आपको वो पुरानी तस्वीरें भी दिखानी जरूरी हैं जब नीतीश कुमार और लालू यादव गले मिला करते थे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। राजनीति में ये दोस्ती और दुश्मनी की जो परिभाषाएं हैं, ये लगातार स्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं। 2014 में करीब 20 वर्षों के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार का ये मिलन हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार में एक साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार 18 साल तक एक साथ रहे थे। यहां तक कि नीतीश कुमार को लालू यादव का दाहिना हाथ और चाणक्य भी कहा जाता था। लेकिन 1993 के बाद से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो गई और फिर लगभग 20 साल तक दोनों के बीच जहरीले जुबानी तीर चलते रहे। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से अपनी 17 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी और नरेंद्र मोदी के ही नाम पर अपने 20 साल पुराने राजनीतिक दुश्मन लालू यादव को गले लगाया था। और इसी महागठबंधन के दम पर नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस ने बिहार में हाथ मिलाया। तीनों पार्टियों ने एक साथ 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी को हरा कर दिखा दिया। पूरी दुनिया हैरान थी, लोग हैरान हो गए कि बीजेपी हार कैसे गई बिहार में। इसे अपने आप में एक नया प्रयोग माना गया था और इसी सफलता के आधार पर यह भी कहा जा रहा था कि 2019 में पूरे देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध में ऐसा ही महागठबंधन तैयार किया जा सकता है और उस महागठबंधन का मुख्य चेहरा
नीतीश कुमार होंगे। यानी जब बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव जीते थे तब यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और 2019 में नरेंद्र मोदी का मुकाबला नीतीश कुमार से होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। यानी दोनों बेटों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पटना के गांधी मैदान पर जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी तो यह कहा गया था कि ये 2019 के लोकसभा चुनावों के चक्रव्यूह की रचना है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस मेगा शो में नरेंद्र मोदी के विरोध की राजनीति करने वाले ज्यादातर राजनीतिक चेहरे मौजूद थे। इन्हें नीतीश कुमार ने खास तौर पर बुलाया था। ये एक तरह से इंडियन पॉलिटिकल लीग थी, जिसमें नरेंद्र मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी बनाम शेष भारत का बहुत बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला था। ये मैच 2019 में होना था, लेकिन उससे पहले ही मैच का एक मुख्य खिलाड़ी टीम से बाहर हो गया और उस खिलाड़ी का नाम है नीतीश कुमार। 20 नवंबर 2015 को पटना के इस मंच पर लालू यादव और नीतीश कुमार के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टियों के तमाम नेता, कर्नाटक से एचडी देवेगौड़ा, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, झारखंड से जेएमएम के हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश से आरएलडी के अजीत सिंह जैसे तमाम नेता शामिल हुए थे। बहुत शानदार टीम दिख रही थी उस दिन ये, लेकिन ठीक 20 महीनों के बाद देश की राजनीति की यह तस्वीर अचानक से बदल गई। अब नीतीश कुमार इस टीम से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार अब इस टीम के कप्तान नहीं रहे और संभव है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के खेमे में शामिल हो जाएं, बल्कि ये समझिए कि शामिल एक तरीके से हो ही गए हैं। एक बार फिर से आपको पटना लेकर चलते हैं। पटना में ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, बीच में यह भी कहा जा रहा था कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कि बीजेपी के साथ अब पार्टनरशिप करने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि वो बीजेपी को एक ऐसी पार्टी समझते हैं जो कि उनकी विचारधारा से बहुत दूर है। क्या आपको ऐसा लगता है या नीतीश कुमार ने अब अपनी पार्टी में सबको मना लिया है? देखिए, कुछ विरोध था क्योंकि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। जब ये तेजस्वी का मामला सामने आया था तो विजेंद्र यादव ने ही कहा था कि नीतीश कुमार को क्या ये पता नहीं था कि गठबंधन जिससे कर रहे हैं, यानी लालू यादव से कर रहे हैं, आरजेडी से कर रहे हैं, वो लालू यादव खुद कन्विक्टेड हैं। तो एक बड़ी बात थी और नीतीश कुमार को ये पता था और सवाल भी उठाया गया था नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन अब दुरुस्त कर दिया गया है। एक विरोध था शरद यादव का भी, दिल्ली से लगातार ये बयान आ रहा था कि गठबंधन बिहार में चलते रहना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मजबूरी ये थी सुधीर जी कि 2019 अब नज़दीक है। वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक विपक्ष में गठबंधन बने उसके वो नेता बने। अगर कांग्रेस मान जाती और नीतीश कुमार को नेता बना देती तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर नीतीश कुमार चेहरा बनकर आते 2019 में तो नीतीश कुमार के लिए सबसे जीत वाली स्थिति होती, विन विन सिचुएशन होता। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार ने यही बेहतर समझा कि बिहार पे कंसंट्रेट किया जाए और बिहार को ही लक्ष्य बनाया जाए। और आप समझ सकते हैं कि अभी एक एक जिले में डीएम और एसपी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। विकास की अगर बात करें तो डीएम और एसपी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। निगम और आयोग रिक्त पड़े हुए हैं लगभग 1.5 साल से, कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी की प्रभुता थी और उसकी भी सुनी जाती थी और उसकी वजह से नीतीश कुमार ने ये मुनासिब नहीं समझा। तो एक तरीके से नीतीश कुमार ने एक रास्ता जी ब्रजेश, हम एक बार न्यूज रूम जा रहे हैं रोहित सरदाना के पास। रोहित, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी नीतीश कुमार को न्यूट्रलाइज कर दिया है। देखिए, न्यूट्रलाइज ही नहीं कर दिया, केवल उनको वो अपनी तरफ ले आए हैं। यानी कि बिहार में बीजेपी ने जो कुछ लूज किया था और जिसको इस तरह से पेश किया जाता था कि चाहे आरक्षण के मुद्दे पर हो, चाहे जातिवाद की वजह से हो, चाहे वो MY समीकरण की वजह से हो, बिहार ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को नकार दिया है। वहां नीतीश कुमार को वापस साथ में लाकर उन्होंने कम से कम 2019 के लिए उस प्लेटफॉर्म पर, उस वोट बैंक में एक बड़ी सेंध जरूर लगा दी है, जिसमें लालू यादव और कांग्रेस ऑलरेडी इस बात का नुकसान उठाएंगे
कि भ्रष्टाचार के मामले पर उन्होंने नीतीश कुमार जैसी साफ छवि वाले आदमी को सीएम बने रहने नहीं दिया, मजबूरन नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। आप अगर याद करें, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा देकर वापस जनता के बीच गए थे, उन्होंने लोगों को बार बार यह एहसास दिलाया था कि देखिए ये लोग थे कांग्रेस के जिन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, हम तो आपके लिए काम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने लगातार हम पे दबाव बनाया, मजबूरन हमें छोड़ के भागना पड़ा, हमें माफ कर दीजिए। अगर वही स्थिति आप सोचिए कि नीतीश कुमार जाते हैं जनता के बीच दोबारा 2019 में और बीजेपी के लिए पैरवी करते हैं जहां नरेंद्र मोदी के कद का आदमी है, तो क्या बिहार की जनता दिल्ली की जनता की तरह रिएक्ट नहीं कर सकती? निश्चित तौर पे कर सकती है। इसकी संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं अगर नरेंद्र मोदी उस वक्त इतनी मजबूत स्थिति में होते हैं जितने कि आज दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस, लालू यादव या बाकी पार्टियां जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी उनके सहयोगियों का विरोध कर रही हैं, वो मैच में उतरने से पहले ही जैसा कहते हैं कि एक तरह से हार जाते हैं, वो वाली स्थिति हो जाएगी कि आप लड़ तो रहे हैं लेकिन आपको पता है आप जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जैसे आपने मीरा कुमार को उतारा, आपको पता था आप जीतेंगे नहीं। जैसे आपने गोपाल कृष्ण गांधी को उतारा, आपको पता है कि आप जीतने की स्थिति में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर वैसी स्थितियां आके खड़ी हो जाएंगी? जी, एक बार पटना और हम चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश, आपसे आखिरी सवाल मेरा यह है कि अब लालू यादव का क्या होगा बिहार की राजनीति में, और जो महागठबंधन बना था, हालांकि उसमें अभी दो खिलाड़ी एक साथ हैं यानी कांग्रेस और लालू यादव, अब इनका क्या होगा? देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत दिनों के बाद बिहार में एक अच्छी स्थिति बनी थी, लेकिन दो लोगों की लड़ाई में कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक और कदम बढ़ गया। बिहार में भी उनसे सत्ता चली गई है। लालू यादव की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार चले गए हैं एनडीए की तरफ से, लालू यादव का वोट बैंक जो है वो काफ़ी मजबूत होगा, और जो यादव वोट बैंक है वो तो मजबूत होगा ही, साथ में मुसलमान वोट जो नीतीश कुमार ने एक सेंध लगाई थी, वो भी मुसलमान वोट अब लालू यादव के साथ जाएगा। और देखने वाली बात काफ़ी दिलचस्प होगी कि 27 अगस्त को एक रैली बुलाई है आरजेडी ने, लालू यादव ने, उसमें भीड़ कितनी आती है। और निश्चित रूप से जो आरजेडी लोगों से अगर बात होती है, उनका कहना है कि उनका जो वोट बैंक है वो निश्चित रूप से एकजुट होगा नीतीश कुमार के इस कदम के बाद। सुधीर जी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि जो 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार ने आज शाम को इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने से पहले उन्होंने अपना अंक गणित बिल्कुल बैठा लिया था। बीजेपी से ये आश्वासन ले लिया था कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन बाद में बीजेपी उन्हें बाहर से बिना शर्त समर्थन दे देगी ताकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। और अब कुछ ही घंटे के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ उन्होंने अपना पार्टनर चेंज किया है। नया पार्टनर का नाम है बीजेपी। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, तुरंत बीजेपी ने अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुला ली और तुरंत 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो नीतीश कुमार का समर्थन बाहर से करेंगे। हम पहले भी कह रहे थे कि राजनीति के जो विद्यार्थी हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि टॉप क्लास पॉलिटिक्स कैसे होती है और कैसे बड़े बड़े राजनीति के जो दांव पेच होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। नीतीश कुमार और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये करके दिखा दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। कई बार दोस्त बिछड़ जाते हैं, फिर दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से दोस्त बन जाते हैं स्थितियों के हिसाब से। और तीसरी बात यह है कि जो लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं, जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जैसे कि लंबी रेस के जो नेता हैं जैसे नीतीश कुमार, वो स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आज से 1 साल पहले तक नीतीश कुमार ये सपना देख रहे थे कि वो विपक्ष की टीम के कप्तान होंगे और नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में सबसे बड़ी चुनौती होकर बनकर उभरेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो इस बात को समझ गए और वो जान गए कि ऐसा ना हो कि दिल्ली तक पहुंचने के सपने के चक्कर में वो अपनी बिहार की कुर्सी भी गंवा बैठें। और उन्होंने इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उन्होंने ये देख लिया कि बिहार में रहना ही ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि सारी कुर्सियां चली जाएं और दिल्ली का सपना भी चूर चूर हो जाए। उससे बेहतर यह है कि बिहार की कुर्सी को संभाल कर रखें और अपने पार्टनर को चेंज कर दें। और उन्होंने बहुत स्मार्टली अपना नया पार्टनर बना लिया है, लालू यादव को छोड़ दिया है और नरेंद्र मोदी उनके पार्टनर फिर से बन गए हैं। तो यह है आज की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण। और हो सकता है अगले 24 घंटे में आपको बिहार में नई सरकार देखने को मिल जाए और नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन मंत्रियों के चेहरे हो सकता है बदल जाएंगे।